नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं हैं वही पशुपालक भाइयों की समस्याएं हैं, और उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित चौधरी जी। तो सबसे पहले इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं और फिलहाल में ये एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स CVS बीकानेर में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, और आपका स्वागत करता हूं मैं पशुपालक भाइयों की तरफ से। नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, डॉक्टर अमित चौधरी की तरफ से आपको राम राम और नमस्कार। डॉक्टर साहब, पशु के ब्याने के कितने दिन बाद कृत्रिम गर्भाधान करवाएं? जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि ये काफ़ी आर्थिक महत्व रखता है। काफ़ी पशुपालकों को ये जिज्ञासा रहती है, उनका प्रश्न रहता है कि उनको प्रसव के कितने समय बाद में उनको जो पशु है, मादा पशु है, उसको पुनः ज्ञापन करवाना चाहिए, या कब उनका पशु पुनः ज्ञापन के लिए सक्षम है। तो मैं जो पशुपालक डेयरी के उद्देश्य से जो गायें जो पालते हैं, तो गायों के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि जो गाय है वो अपने प्रसव के लगभग 50 से 80 दिन पे वो पुनः ज्ञापन के लिए वो सक्षम हो सकते हैं। आप उस दौरान आप उसको पुनः ज्ञापन करवा सकते हैं, क्योंकि गाय जो पालना वो आपको आर्थिक रूप से तभी मतलब फ़ायदेमंद है जब आप उसमें 12 से 13 महीने पे एक आप उसमें बच्चा ले पाते। तो इसके लिए निहायत ज़रूरी है कि वो प्रसव के लगभग 2 से 2.5 महीने, या अपन ने जैसे बोला कि 50 से 80 दिन पे वो पुनः है वो सामान्य रूप से ज्ञापन हो। और मैं भैंस के जो पशुपालक जो भैंस की डेयरी है वो रखते हैं, या जो भैंसें पालते हैं, उनके लिए जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गाय की तुलना में जो भैंस है वो अधिक समय लेती है प्रसव के बाद में पुनः जो ज्ञापन के लिए सक्षम होने के लिए। तो उनमें लगभग जैसे 80 से 120-30 दिन तक, या अपन कहें तो उनको 3 से 4 साढ़े 4 महीने तक है वो पुनः वो ज्ञापन के लिए तैयार रहती है। उस समय आप उसको पुनः वो ज्ञापन करा सकते हैं। हमारे पशुपालक भाइयों द्वारा आमतौर पे पूछा जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान के कितने समय तक और जो पशु है उसको बैठने ना दिया जाए। काफ़ी पशुपालकों का इस संबंध में बहुत बार किसी व्याख्यान या व्यक्तिगत संपर्क में पूछा जाता है कि उनके पशु को कृत्रिम गर्भाधान के कितने समय बाद उसमें जो पशु को है वो बैठने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। या मैं और इसमें सम्मिलित करना चाहूँगा, जैसे उनकी तरफ से प्रश्न रहता है कि वो कितने समय बाद में उसको पानी पिलाएं, खाना खिलाएं या बैठने दें। तो उनके लिए मेरा ये सुझाव है, सलाह है कि जो कृत्रिम गर्भाधान के बाद में जैसे ऐसी ये चीज़ें हैं, जैसे आप खड़े होने देना, पानी पीना, बैठने नहीं देना, ये जो सारी चीज़ें इनका गर्भधारण से कोई संबंध नहीं है। आप उनको कृत्रिम गर्भाधान के तुरंत बाद आप उनको पशु को बैठने दें, चाहे आप उसको पानी पीने दें, या आप उसको उचित पोषण है वो या आरामदायक जगह आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि कृत्रिम गर्भाधान के साथ जो ठंड का टीका लगाया जाता है वो कहाँ तक उचित है? जी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की अपन बात करें तो उसमें इस चीज़ का प्रचलन थोड़ा ज़्यादा है कि काफ़ी पशुपालक हैं वो अपने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के समय या कृत्रिम गर्भाधान के तुरंत बाद वो जो ये ठंड का टीका, जिसको सामान्य भाषा में आप बोल रहे हैं, जो कि वास्तव में जो प्रोस्टोन हार्मोन है, तो उसका टीका वो कृत्रिम गर्भाधान या उसके तुरंत बाद में जो लगाने का वहाँ पे परंपरा या उस तरह का देखा जाता है। तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि उस समय जिस टाइम ज़्यादातर पशुपालक इसको लगाने की सलाह देते हैं, तो जैसे कृत्रिम गर्भाधान के समय या उसके तुरंत बाद में इसका कोई उचितता नहीं है। इसके लिए आपको जो ठंड का टीका है, जो प्रोस्टोन हार्मोन है, आपको ये कृत्रिम गर्भाधान के आप 5वें या 6ठे दिन पे आप लगाएं, तो वहाँ पे उसका उपयोग है। जो उसकी शारीरिक जो प्रक्रिया है वहाँ पे उसका जो योगदान है, उसका रोल है वो शुरू होता है। तो गर्भाधान के समय कृत्रिम गर्भाधान के समय उसका कोई औचित्य नहीं है। सब कृत्रिम गर्भाधान के बाद देखा गया है कि ब्लडी डिस्चार्ज है, तो उसका गर्भधारण पे क्या रोल है? हाँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है।
क्योंकि अपन देखते हैं कि काफ़ी जो गायें हैं और विशेषतः जो संकर नस्ल की गायें जो होलिस्टीन, शुद्ध रूप से होलिस्टीन या जो होलिस्टीन के जो संकर जो संततियां हैं, उनमें ये लक्षण है वो विशेषता देखने को मिलता है, जिसमें जो उसका हीट पीरियड है या जो ताव में जो आती है उसके कुछ समय बाद में उस म्यूकस जो स्त्राव है उस स्त्राव के साथ में खून है वो देखने को मिलता है। ये सभी मादा गायों में तो देखने को नहीं मिलता, पर जो जैसा मैंने बताया कि जो होलिस्टीन है इसके जो संकर हैं और उनमें भी अपन बात करें तो जो उनकी बछड़ियां हैं उनमें विशेषता देखने को मिलता है, जो कि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इसका कोई गर्भधारण से कोई संबंध नहीं है, एक नॉर्मल ये शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें कोई पशुपालकों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी ग्रामीण स्तर पे भी देखते हैं काफ़ी पशुपालक है वो इस मध्य का जो समय है उससे कुछ समय बाद या तुरंत बाद में, जैसे यदि इस तरह म्यूकस के साथ स्त्राव में यदि खून देखने को मिलता है तो भयभीत और चिंतित हो जाते हैं, जो कि उनको कतई होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि जो विशेषता है जो मैंने अब जैसा बताया इन संकर जो होलिस्टीन की संकर नस्लों में आपको देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने जो बिजी शेड्यूल है उससे कुछ कीमती समय हमारे लिए निकाला और पशुपालक भाइयों की जो समस्याएं हैं उनके निवारण बताएं। और इन फ्यूचर हम आपसे फिर से जुड़ेंगे पशुपालक भाइयों की जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने अपना जो कीमती वक्त हमें दिया। और पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो अपने जो डेयरी फार्मर दोस्त हैं उनके साथ हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।